तो कहानी शुरू होती है रॉयल क्लब दिल्ली यानी आरसीडी के एक पार्टी से। पहली दफा हमें बस इतना समझ आता है कि ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है जहां दिल्ली के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स ही शामिल रहते हैं। फिलहाल हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो हर जगह अपनी कैट को ढूंढ रही है जिसका नाम था प्रिंस हैरी। अब ये कैट हमें एक टेबल के नीचे दिखाई देती है जहां हम एक आदमी की बॉडी को भी देखते हैं। इनफैक्ट यहाँ काफी सारा खून सा कुछ तो बिखरा हुआ था जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। इसी बीच हम इस क्लब के कुछ स्टाफ मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे लियो जो क्लब के जिम का ट्रेनर था। एंड देन क्लब के जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर भाटी। आज क्लब में तंबोला नाइट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें हम इस क्लब में शामिल सभी इलीट फैमिलीज को आते देखते हैं। इनमें 3 मेजर फैमिलीज हैं जो कि हैं बत्रास, डोगरास और टोडीज। बत्रा फैमिली में हम मिस्टर और मिसेस बत्रा से मिलते हैं जिनका एक बेटा भी है नेम्ड यश। यश एक ड्रग एडिक्ट है जो कि रिहैब वगैरह में भी भेजा गया था, लेकिन लगता नहीं है कि रिहैब का उस पर कोई असर हुआ है। वहीं टोडीज फैमिली की बेटी है बाम्बी टोडी जो कि थोड़ी क्रेजी है। इसके अलावा क्लब में शामिल है मिस्टर रणविजय सिंह जिन्हें हम राजा जी कहेंगे क्योंकि वो राजा महाराजा के खानदान से आते हैं। अब ऐसे तो राजा जी हमेशा नई गाड़ियां नए कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन वो वेटर्स को सिर्फ 20 रुपए का ही टिप देते हैं, इंडिकेटिंग कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी तगड़ी नहीं है जितना वो सबको दिखाते हैं। नाउ हम इस क्लब में एक मशहूर एक्ट्रेस शहनाज नूरानी को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि शहनाज और राजा जी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हैं। नहीं, कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है ये, बल्कि इनके क्लब का प्रेसिडेंट बनने वाला इलेक्शन है। नाउ कमिंग टू डोगरास, वेल यूं तो वो मिडिल क्लास लोग हैं लेकिन फिर भी इस क्लब का हिस्सा जरूर है। डोगरास का जो बेटा है आकाश डोगरा वो एक नामी वकील है जिसे ये क्लब और अमीरों वाली चीज काफी शो ऑफ जैसी लगती है। आकाश के माँ बाप और दादी के कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि आकाश की कोई बंगाली गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम शायद कुहू है और उसके साथ वो बंगाल में ही रहता है। इनफैक्ट दिल्ली आने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। मिसेस डोगरा का मानना है कि वो बंगालन मेरी लड़की को लेफ्टिस्ट बना देगी, मतलब कम्युनिस्ट बना देगी। आज भी आकाश तंबोला पार्टी में आना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण उसे आज आना पड़ा। अब ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ भले मैंने आपको मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बता दिए हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से नहीं बताया है, जो कि कहानी के साथ साथ अपने आप खुलते जाएंगे। इनफैक्ट कुछ और कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। साथ ही जो भी मैंने बताया है वो फिल्म में कहा गया, अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रहा। अब कैरेक्टर पे थोड़ा और बात करना है तो मैं आपको बाम्बी के बारे में बता देता हूं। तो उसका एक पति 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था और उसके पति की लाश तक नहीं मिली थी। इनफैक्ट शायद वो अपने पति को उतना चाहती भी नहीं थी। तो एक चीज नोटिस करी आपने, सारा अली खान यानी कि बाम्बी का जो कैरेक्टर है उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिसे वो पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। मतलब एक बात तो मैं मान गया कि अगर आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपके मन में मल्टीपल डाउट्स तो आते ही रहते हैं। अब ये क्वेश्चन से डाउट कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आगे का स्कोप क्या है, वगैरह वगैरह। और अगर आप सिंगल हो तो आप तो यही सोच के परेशान हो जाते होगे कि भैया हम रिलेशनशिप में आएंगे कब, और अगर आ भी गए तो किसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ को लेके क्यूरियस था क्योंकि मुझे भी जानना था कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। तो मैंने ना एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, उसे डाउनलोड कर लिया। अब रुको, मैं कोई यहाँ रिव्यू नहीं कर रहा ऐप का, कोई टेक्निकल चैनल नहीं है, बल्कि मेरे साथ कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज हुई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एस्ट्रोटॉक में मेरी बात पल्लवी जी से होती है और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता वो मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं और टाइम पूछ लेती हैं। अब जैसे ही मैंने ये इन्फो उनको दिया वो तुरंत ही मेरे से पूछती हैं कि क्या आप पहले आईटी सेक्टर में काम करते थे लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया में स्विच कर गए हो फुल टाइम। अब ये सुन के मैं एकदम शॉक रह गया क्योंकि ये एकदम सही है। और यहां मैंने पल्लवी जी को ना तो अपना फोटो शेयर किया था ना ही अपना नाम तक बताया था, फिर भी उनको ये सारी चीजें पता थी। तो ऐसे में मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और उनसे मैंने 2024 के बारे में सब कुछ पूछ लिया कि भैया क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैंने फौरन से अपने करियर के बारे में पूछा, अपने फैमिली के बारे में पूछा और अपने रिलेशनशिप को लेके भी मेरे पास एक पर्सनल क्वेश्चन थी जो कि मैंने उनसे पूछ लिया। अब यार डाउट्स और इशू तो हर किसी के लाइफ में आते ही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड। और अगर करियर ठीक भी चल रहा है तो मन में एक सवाल होता है कि मैं सेटल कब होऊंगा। तो इन्हीं सवालों को जानने के लिए आप एस्ट्रोटॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा रुको, मैं काम करता हूं, मैं एस्ट्रोटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल देता हूं, वहां क्लिक करके एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड करो और तब आपको पहली चैट फ्री में मिल जाएगी।
नाउ कमिंग बैक टू वीडियो, पार्टी में हम सभी को साथ में फोटोज खिंचवाते भी देखते हैं, जहां हम क्लियरली बाम्बी और आकाश के बीच कनेक्शन देख पाते हैं। ठीक इसी पॉइंट पे वो बच्ची अपनी कैट को ढूंढते ढूंढते उस टेबल के पास पहुंच जाती है जहां उसे उस आदमी की बॉडी मिलती है। इसे देख वो जोर से चीखती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जहां हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर एसीपी भवानी और सब इंस्पेक्टर पदम कुमार से। टिपिकल थ्रिलर ड्रामा के भांति इन्हें रॉयल क्लब्स दिल्ली यानी कि आरसीडी से एक कॉल आता है। पता चलता है कि क्लब में एक डेड बॉडी मिली है और ऐसे में भवानी और पदम रॉयल क्लब दिल्ली यानी आरसीडी पहुंचते हैं। आरसीडी के प्रेसिडेंट मिस्टर भाटी इन दोनों को क्लब का बखान सुनाने लगते हैं कि ये क्लब ब्रिटिश रूल से पहले का है, यहाँ पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही अलाउड थे, अब क्लब का मेंबर बनने के लिए करोड़ों रुपए की फीस देनी पड़ती है और तब भी इस क्लब के लिए 20 इयर्स तक का वेटिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन इसी बीच भवानी की नजर पड़ती है उसी कैट पे जिसकी तबीयत खराब लग रही थी। खैर आगे मिस्टर भाटी इन्हें डेड बॉडी के पास ले जाते हैं जो असल में कल रात वाली नहीं थी। इंस्टेड ये डेड बॉडी जिम ट्रेनर लियो मैथ्यूज की थी और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लियो बेंच प्रेस कर रहा था और उसका हाथ फिसल गया जिससे वेट्स उसके गर्दन पे गिर गए और वो मर गया। क्लब के स्टाफ और भाटी जी को यकीन था कि ये एक मामूली एक्सीडेंट है यानी कि ओपन एंड शट केस। लेकिन भवानी वहां मौजूद बॉटल और पास ही के सीसीटीवी कैमरेज के सामने पड़े बलून्स को नोटिस करते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जिसमें हम कुछ अजीब चीजें देखते हैं। असल में हम जिम में किसी नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो जानबूझकर कैमरास के सामने बलून टांग रहा था ताकि आगे जो भी हुआ वो कैमरा में कैप्चर ना हो। कैमरास में पुलिस को उस कैट की आवाज भी सुनाई देती है जिसे देख वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। इस हादसे को तुरंत मर्डर करार दिया जाता है और पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है और तत्काल उस बोतल को जो बॉडी के पास मिली थी उसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ से एसीपी भवानी बाम्बी, कुकी और मिसेस बात्रा से पूछताछ शुरू करते हैं क्योंकि इन्हीं को सबसे पहले लियो की लाश दिखी थी। अब आप पूछोगे कुकी कौन? वेल वो भी इस क्लब की एक मेंबर है जो कि थोड़ी अजीब सी है, सभी लोगों को अपना स्कल्पचर बना के गिफ्ट वगैरह करती रहती है। खैर यहाँ हमें पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। असल में कल रात जो बॉडी हमें दिखाई गई थी वो क्लब के एक स्टाफ गप्पी राम की थी। गप्पी राम डिमेंशिया के मरीज थे और कल रात बस बेहोश हो गए थे, मरे नहीं थे। उनके पास गिरा लिक्विड भी सिर्फ स्ट्रॉबेरी जूस था। मिसेस बात्रा को कि दोनों इस बात पे गप्पी का मजाक बनाते हैं जो बाम्बी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम देख पाते हैं कि बाम्बी गप्पी जी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। इनकी बातचीत से हमें इनके बारे में थोड़ा और बैकग्राउंड मिलता है, जैसे ये सभी फैमिलीज आपस में दोस्त थे एंड बाम्बी, आकाश और इवन यश सब एक साथ इसी क्लब में बड़े हुए थे जहां गप्पी राम उनका ध्यान रखता था। यहाँ बाम्बी भवानी को बताती है कि पिछली रात पार्टी में लियो की रणविजय सिंह यानी राजा जी के साथ बहस हो गई थी। इस बीच आकाश ने लियो को यह कहकर बचाया था कि वो लियो का लॉयर है। इस पॉइंट पे भवानी आकाश को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है जबकि आकाश आज वापस कोलकाता जाने वाला था, लेकिन बाम्बी के कहने पे वो अपना जाना कैंसिल कर देता है। अब भवानी से बातचीत करते हुए आकाश बताता है कि कई साल पहले उसने एक छोटे से ड्रग केस में लियो की मदद की थी, लेकिन वो उसका ऐसे लॉयर नहीं है। वो तो सिर्फ लियो को राजा जी से बचाना चाहता था और ये जो अमीर लोग हैं ना वो सिर्फ दो चीजों से डरते हैं जो कि है टैक्सेस और लॉ सूट्स। अब इनिशियल पूछताछ से ये क्लियर था कि लियो का चक्कर क्लब के ऑलमोस्ट हर इलीट फीमेल मेंबर के साथ था। हाल ही में उसे एक्ट्रेस शहनाज के साथ कई बार देखा भी गया था। जांच के दौरान भवानी और पदम जिम के बाकी दो ट्रेनर्स तेजू और थिंग सुख से भी बात करते हैं। तेजू बताता है कि आज सुबह प्रोटीन शेक उसने ही बनाया था, लेकिन इस मर्डर के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। वहीं क्लब की दूसरी तरफ हम बाम्बी और आकाश को साथ में देखते हैं। ये दोनों किसी जमाने में चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हुआ करते थे, बट देन कुछ साल पहले बाम्बी ने इस क्लब के एक अमीर आदमी अंशुल से शादी कर ली। लेकिन फिर 3 साल पहले अंशुल का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया, मैंने बताया था आपको ये पहले, और तब से बाम्बी अकेली पड़ गई। आज वो आकाश को इस बात के लिए कन्फ्रंट भी करती है कि उसने कभी उसका फोन नहीं उठाया ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स। इनफैक्ट उसने 3 साल में उसका हाल चाल भी नहीं लिया, लेकिन आकाश इस बात को टाल देता है। हम यहाँ उस रात का फ्लैशबैक भी देखते हैं जिस रात आकाश बाम्बी से आखिरी बार मिला था। उस दिन अंशुल और बाम्बी की पहली सालगिरह थी और बाम्बी आकाश को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आकाश बाम्बी को किसी और के साथ नहीं देख पाया और बाम्बी के लाख रोने के बावजूद भी वो कोलकाता चला गया एक नई लाइफ शुरू करने। खैर प्रेजेंट टाइम में क्लब के अंदर अब भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। भवानी गप्पी राम जी से भी पूछताछ करता है जिसमें वो कुछ अजीब बातें करते हैं। उनका कहना था कि वो जानते हैं कि कत्ल किसने किया है, लेकिन इसके बाद वो ठंड, मौसम और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। अब यहाँ का हेड शेफ पुलिस को बताता है कि डिमेंशिया के बाद से गप्पी राम जी कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं और उनकी गवाही को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन भवानी का शक अब भी गप्पी राम पे बना हुआ था, खास करके तब जब वो उन्हें अकेले गार्डन में लगातार बड़बड़ाते हुए देखता है। इस क्लब के बाद पुलिस का अगला ठिकाना था लियो का घर। उसके कमरे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। पुलिस को लियो के पास एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने लिटरली हर क्लब मेंबर का कोई ना कोई सामान रखा हुआ था, जैसे ज्वेलरी, घड़ी,
महंगी चीजें वगैरह वगैरह। यूं तो उसका सारा सामान अब भी कमरे में था, मगर एक टैबलेट मिसिंग था। लैंडलॉर्ड से भवानी और पदम को पता चलता है कि लियो अपने टैबलेट में अक्सर वीडियोस रिकॉर्ड करता था और उसे दिन भर देखता रहता था, लेकिन अब वो टैबलेट यहाँ नहीं था, विच मीन्स कि किसी ने उसे गायब जरूर किया है। इधर बैक इन आरसीडी हम बाम्बी और आकाश को बात करते देखते हैं, जहां बाम्बी रिवील करती है कि उसने पुलिस से एक बात छिपाई है, वो ये कि लियो उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था। असल में बाम्बी एक क्लिप्टोमैनियक है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दो कि क्लिप्टोमैनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को चीजें चुराने की लत लग जाती है, और बाम्बी को बचपन से ये बीमारी थी। तब उसका चुराया सामान अक्सर आकाश लोगों को लौटाने जाता था ताकि उसे सेफ रख सके। बीच में बाम्बी कहती है कि उसने ये आदत छोड़ दी थी, मगर अंशुल के मरने के बाद उसकी ये आदत वापस लौट आई है। इनफैक्ट इस पल भी बाम्बी ने एसीपी भवानी का चश्मा चुराया था। बाम्बी आकाश को अपना फोन दिखाती है जिस पर लियो ने उसे बार बार ब्लैकमेल किया था, और वो हमेशा एक गाना भेजता था। वो कहती है कि जब भी लियो ये गाना भेजता था तो समझो ये लियो की तरफ से इशारा था कि उसे और पैसे चाहिए। बाय द वे दिस सॉन्ग वाज आवारा हूं बाय मुकेश जी। यहाँ आकाश बाम्बी को कन्विंस कर लेता है कि वो ये बात एसीपी के साथ शेयर करे। दोनों यही करते हैं और बाम्बी भवानी को अपना फोन और वो गाना वगैरह दिखाती है। बदले में एसीपी लियो का फोन चेक करवाते हैं जो अब भी पुलिस की हिरासत में था, मगर सरप्राइजिंगली लियो ने अपने सारे चैट्स डिलीट कर रखे थे। उसके घर से क्लब के मेंबर्स का सामान भी मिला था, जिसका एक ही मतलब है कि लियो कई लोगों को एक साथ ब्लैकमेल कर रहा था इस क्लब के अंदर। थोड़े बहुत छानबीन से ये बात बाहर आ जाती है कि ब्लैकमेल के बदले लियो लोगों से शेफर्ड्स नाम के एक अनाथ आश्रम में डोनेशन करवाता था। मतलब बेसिकली ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं था, बस डोनेशन हो रहा था कहीं पे। शेफर्ड्स वास्तव में एक ऑर्फनेज था जहां इन्हीं डोनेशंस के कारण बच्चों के लिए काफी अच्छा माहौल और फैसिलिटीज बनती गई थी। तो अगले दिन एसीपी भवानी, आकाश और बाम्बी तीनों इस अनाथालय में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है आकाश के बचपन के दोस्त राकेश से। राकेश कबूल करता है कि लियो उनके ऑर्फनेज के लिए बड़े बड़े डोनेशंस लाता था, बट उन्हें लगता था कि ये उसके कनेक्शंस के कारण है जो उसने इतने बड़े क्लब में जॉब पाकर बनाया है। उधर बाम्बी को डोनेशन रजिस्टर में क्लब के कई मेंबर्स के नाम मिलते हैं, विच इंक्लूडेड मिसेस बात्रा, राजा जी एंड इवन शहनाज नूरानी। सवाल यह था कि आखिर लियो इतने लोगों के कौन कौन से राज जानता था कि इन्हें उसे काफी पैसा डोनेट करना पड़ रहा था। खैर अगले सीन में हम वापस एसीपी को क्लब में देखते हैं, जहां वो मिसेस बात्रा से पूछताछ करते हैं। मिसेस बात्रा का कहना था कि लियो ने तो बस उनसे डोनेशन मांगा था, उन्होंने भी ऑर्फनेज समझ के दे दिया। लेकिन असल में हम उनके फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियो क्लियरली मिसेस बात्रा को किसी रीजन से ब्लैकमेल कर रहा था। अब बातचीत के दौरान हम बाहर गप्पी राम को देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। उन्हें देख भवानी उन्हें अंदर बुलाता है, जिसपे गप्पी राम काफी डिसओरिएंटेड दिखते हैं। उनका कहना था कि उन्हें अपनी बिल्ली यानी वही कैट मिस्टर हैरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बार फिर बाम्बी उन्हें संभालती है और बाहर तक छोड़ने जाती है। वहीं एसीपी अब भी घुमा फिरा कर मिसेस बात्रा से एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि लियो ने उससे पैसे क्यों लिए थे। यहाँ बात घुमाने के लिए बात्रा जी राजा साहब का नाम ले लेती है और पॉइंट आउट करती है कि उन्हें लगता है कि लियो के कत्ल में राजा जी का ही हाथ है। मिसेस बात्रा यहाँ रिवील करती हैं कि क्लब के पार्लर में गंगा नाम की एक लड़की काम करती है जो कि दिखने में अच्छी है। सबका कहना है कि राजा जी का उसके साथ अफेयर चल रहा है और लियो को भी शायद यही बात पता चल गई थी, तो वो राजा जी को ब्लैकमेल करने लग गया था। लेकिन गंगा का नाम सुन बाम्बी मिसेस बात्रा पे काफी भड़क जाती है। वो एसीपी भवानी को बताती है कि गंगा पहले उसके घर में एज ए मेड काम करती थी। गंगा के पति का नाम अजय था, लेकिन अजय उस पे हाथ उठाता था और फिर एक दिन अजय कहीं लापता हो गया। बाद में बाम्बी ने ही उसे इस पार्लर में नौकरी दिलवाई ताकि वो अपना पालन पोषण कर पाए, और उसका क्लब पॉलिटिक्स में कोई हाथ नहीं है। अब मिसेस बात्रा के रिविलेशन के बाद हम अगले सीन में यहाँ राजा जी को देखते हैं। एसीपी उनसे भी वही सवाल करते हैं जो उन्होंने बात्रा जी से किया था। ऑर्फनेज का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें भी पास्ट में लियो के हाथों ब्लैकमेल होना याद आता है, जहां लियो बार बार राजा जी के दिवालिया होने यानी गरीब होने की बात कर रहा था। हम जान पाते हैं कि राजा जी को क्लब आने के लिए भी गाड़ी उधार में लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ वो सबको दिखाते हैं कि ही इज ऑल रॉयल एंड रिच। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, राजा जी इनकार कर देते हैं कि वो कभी भी ब्लैकमेल हुआ है। वो तो उल्टा शहनाज पे इल्जाम लगाने लगता है क्योंकि उसका भी लियो के साथ अफेयर चल रहा था। एसीपी राजा जी से क्लब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताते हैं कि शहनाज यहाँ सब कुछ बदलना चाहती है, इस क्लब का सालों का इतिहास खराब करना चाहती है। राजा जी को बीच में ही काटते हुए बाम्बी भवानी को बताती है कि असल में क्लब में एक खास किचन गार्डन है जो आज से 3 साल पहले जब मिसेस सिंह का निधन हुआ था तब राजा जी ने उनकी याद में बनवाया था। लेकिन शहनाज चाहती है कि वो इस गार्डन की जगह वॉशरूम्स बनाए, वो भी स्टाफ मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए यहाँ प्रॉपर जगह तक नहीं है। इस बात पर एक बार फिर राजा जी भड़क जाते हैं, लेकिन बाम्बी किसी तरह बात संभाल लेती है और वहां से निकल जाती है। फाइनली एसीपी एक्ट्रेस शहनाज के सेट पे पहुंचते हैं और उनसे भी ये सेम सवाल पूछा जाता है। यहाँ शहनाज के फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि लियो उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल पुलिस को शहनाज बस इतना बताती है कि वो तो पिछले 20 साल से ऑर्फनेज शेफर्ड में डोनेशन देती आ रही है, वो लोग चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं और लियो का इस डोनेशन से कोई लेना देना
नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हम एसीपी को अपनी टीम के साथ फोरेंसिक ऑफिस में देखते हैं। लियो के पोस्टमार्टम रिजल्ट्स आ चुके थे और उसके बॉडी में पिंको नाम का एक खास ड्रग का ट्रेस पाया गया था। पिंको एक ऐसा ड्रग था जिससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनएक्टिव होने लगता है और शरीर के सारे अंग अकड़ने लगते हैं और आपका शरीर स्लो डाउन करने लगता है। मान के चलो आपका शरीर रबर जैसा बन जाएगा, ना आप कुछ उठा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। लेकिन इस ड्रग से किसी की जान नहीं जाती, बट अनफॉर्चुनेटली लियो की गई, बिकॉज उसने ड्रग लेने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दिया था, जिस वजह से बेंच वर्कआउट की वेट्स उस पर गिर गई और उसकी जान चली गई। इससे कुछ बातें क्लियर हो जाती है। पहली ये कि लियो के प्रोटीन शेक में कोई तो पिंको मिला दिया था, और दूसरी बात यह है कि कातिल को लियो के वर्कआउट शेड्यूल के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि देखा जाए तो अगर उस सुबह लियो अपर बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता तो मरता भी नहीं, लेग डे होता तो फिर लेग में बस इंजरी आती। तो हाँ, सब कुछ काफी प्लान था, बट सरप्राइजिंगली वो ब्लू बॉटल जो पुलिस को डेड बॉडी के पास मिली थी उसमें पिंको का कोई अंश मौजूद नहीं था। मतलब किसी ने कत्ल के बाद उस बॉटल को रिप्लेस कर दिया। कहानी की दूसरी तरफ हम बाम्बी और आकाश को देखते हैं जो इसी ड्रग पिंको के बारे में बात कर रहे थे। पता लगाने के लिए ये लोग एक खास बार में पहुंचते हैं जहां इन्हें मालूम होता है कि कुछ टाइम पहले तक रॉयल क्लब दिल्ली में पिंको का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि गंगा का पति अजय था। उसके गायब होने के बाद से वहां पिंको पहुंचाने वाला कोई नहीं रहा। इस डिस्कशन के दौरान हम बाम्बी को देखते हैं जो बारटेंडर के पास से पिंको चुरा लेती है। वो आकाश को कन्विंस कर लेती है कि उन्हें भी ये ड्रग ट्राई करना चाहिए ताकि पता चल सके कि इसका असर किस तरह का होता है। आकाश उसकी बात मान भी लेता है और हम दोनों को नशे की हालत में इधर उधर घूमते हुए देखते हैं। ठीक उसी समय बाम्बी की नजर पड़ती है यश पे, जो क्लब के बाहर कुछ दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा था। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि यश ड्रग्स की लत से पीछा छुड़ाने के लिए कई महीनों तक रिहैब में रहा था, विच मींस कि वो अब भी सबको धोखा दे रहा है। वो कोई भी ड्रग्स वग्स छोड़ा नहीं है। प्लस क्लब में भी यश का आना जाना है, तो कहीं यश ही तो कातिल नहीं। यही बात जानने के लिए बाम्बी और आकाश यश के पीछे से बात्रा हाउस में पहुंचते हैं। एक तरफ आकाश निगरानी देने लगता है, वहीं बाम्बी यश का कमरा चेक करती है। सचमुच ही उसके सामान में उसे पिंको के पैकेट्स और कुछ फोटोज भी मिलते हैं। ये तस्वीरें काफी अजीब थी, जिसमें यश ने बाम्बी के पिक्चर्स कलेक्ट कर रखे थे। इनमें से एक में तो खुद अजय भी मौजूद था। बाम्बी इन चीजों की फोटो खींचने लगती है, लेकिन इतने में यश भी वहां पहुंच जाता है। अब आकाश और बाम्बी किसी तरह उसे चकमा देके वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यश नशे की हालत में था। उधर देर रात क्लब में गप्पी राम अब भी कैट हैरी को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो किचन में पहुंचता है, जहां वो हैरी को ओवन में जला हुआ पाता है। दरअसल वो ओवन में केक डालना भूल गया था, जिससे ओवन ओपन ही रह गया होगा और शायद कैट उसी में जा बैठी होगी, जिससे कैट की मृत्यु हो गई। ये देख गप्पी काफी दुखी होता है। खैर, अगले सीन में हम लियो के फ्यूनरल पे पहुंचते हैं और यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। हम बाम्बी को देखते हैं जो यश के घर पे मिली तस्वीरें आकाश को दिखाती है। अजय को इस फोटो में देख वो समझ जाते हैं कि यश को पिंको वही सप्लाई कर रहा होगा। फ्यूनरल में सहनाज भी आई हुई थी, जो फॉर सम रीजन एसीपी भवानी से लियो के दोस्त राकेश के बारे में पूछती है। वो बताती है कि लियो उसके बारे में काफी बातें करता था, मगर भवानी का कहना था कि इस केस के ऊपर आने के बाद से राकेश भी लापता है। दूसरी तरफ इसी टाइम पे राकेश का फोन आकाश को आता है। वो और भवानी उसी समय उसे लेने निकल जाते हैं और पाते हैं कि वो नशे की हालत में मारपीट कर रहा है। राकेश को यकीन था कि आरसीडी के अमीर लोगों ने मिलकर उसके दोस्त लियो को मार डाला है और वो हर हाल में बदला लेना चाहता था। अगले दिन हम वापस क्लब पहुंचते हैं, जहां फाइनली इलेक्शन का दिन आ चुका था। इस फंक्शन में मेंबर्स के अलावा पुलिस भी थी, ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके। यहाँ हम कुकी को नोटिस करते हैं, जो सारे मेंबर्स के लिए गिफ्ट्स लाई थी। ये थी उनके हाथ की बनी मूर्तियां, जो वो अक्सर क्लब के मेंबर्स को गिफ्ट करती थी। लेकिन इस सब के बीच एसीपी भवानी का ध्यान कहीं और था। उन्हें याद आता है कि पिछले दिन लियो के फ्यूनरल में एक ही बंदा नजर नहीं आया था, और वो था गप्पी राम। भवानी गप्पी राम से मिलने जाता है, जहां वो अब भी अपने गार्डन में ही थे। भवानी नोटिस करता है कि गप्पी काफी नर्वस दिख रहा था और सामने लगे बीट रूट के पौधों में हद से ज्यादा पानी डाले जा रहा था। इनफैक्ट हम गप्पी राम को कई बार उस जगह पे पानी डालते देखे थे। तब एसीपी उसे पूछते हैं कि कल वो लियो के अंतिम दर्शन में शामिल क्यों नहीं हुआ और इतना पानी क्यों डाल रहे हो। इस पे गप्पी राम फिर से अजीब बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि लियो एक बुरा आदमी था, खामखा लोगों के राज चोरी करता था और फिर उसके पाप का घड़ा फूट गया, ठीक वैसे ही जैसे उस दूसरे इंसान का फूटा था। अब ये बात सुन एसीपी भवानी काफी सतर्क हो जाते हैं। वो गप्पी राम से पूछते हैं कि वो किस दूसरे इंसान की बात कर रहा है, मगर अब तक गप्पी वापस अपनी दुनिया में खो चुका था। वो एक बार फिर बड़बड़ाने लग गया था। यहाँ से निकलने के बाद गप्पी राम फिर से बहुत परेशान होने लगते हैं और अपनी कैट को याद करने लगते हैं। बाम्बी ये नोटिस करती है और उनसे बात करती है। गप्पी बताते हैं कि कैसे उन्होंने गलती से हैरी को ओवन में रख दिया, मगर बाम्बी उन्हें समझाती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। अब इस पॉइंट पे हम बाहर किसी को बाम्बी पर नजर रखते देखते हैं, मगर कौन ये हमें समझ नहीं आता। खैर, बाम्बी यहाँ से सीधे आकाश के पास जाती है। उसे बताती है कि उसे लगता है कि गप्पी राम जी की हालत ठीक नहीं है और उसे डर है कि उनकी जान को भी खतरा है। सरप्राइजिंगली कुछ ही देर बाद बाम्बी का डर सही भी निकल जाता है। लोगों को अचानक पार्टी के बाहर एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं किसी ने फ्लेयर गन की गोली से
गप्पी राम को उड़ा दिया है, मतलब उन्हें मार दिया है। गन वहीं पड़ी हुई थी और ये इसी क्लब में रखी शाही बंदूक थी जो कभी राजा साहब के फैमिली को बिलोंग करती थी। फिलहाल राजा जी से शौक से अपने पास रखते थे। ऐसे में सबका शक राजा जी पे जाता है, लेकिन उससे यश पे भी जाता है क्योंकि बाम्बी ने उसका सिगरेट गप्पी के रूम के बाहर देखा था। पुलिस भी इस लोकेशन पे आती है और भवानी के कमरे में उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखती है, जैसे विनेगर, एसिड के कई बॉटल्स और कॉफी की बोरियां। एसीपी को समझ नहीं आता कि आखिर एक बूढ़ा वार्डन इन सब चीजों का क्या ही करेगा। उधर पुलिस स्टेशन में यह बात सामने आ जाती है कि यश अब भी ड्रग्स यूज कर रहा है। उसकी मां मिसेस बात्रा पुलिस के सामने रोना धोना शुरू कर देती हैं कि उसका बेटा निर्दोष है और लियो उसे ड्रग्स को लेकर ही ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल मिसेस बात्रा सबको बताती फिरती थी कि वो अपने बेटे को विदेश भेजी है किसी बहुत ही 5 स्टार जैसे रिहैब में, जहां पे उसका बेटा एकदम ठीक हो गया है, बहुत अच्छा है। लेकिन असलियत में वो यश को एक लोकल नशा मुक्ति केंद्र में भेजी थी जहां यश की हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी कि यश को वहां से वापस लाना पड़ा और यश के ड्रग्स की लत तो छूटी नहीं है, ये आपको पता ही है। तो इसी मुद्दे को लेकर लियो कहीं ना कहीं मिसेस बात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे के बाद ही बाम्बी और आकाश को यकीन था कि यश का कनेक्शन लियो और अजय से भी है, क्योंकि दोनों को पता था कि वो एडिक्टेड है। साथ ही बाम्बी को उसके घर से पिंको के ट्रेसेस भी मिले थे। लेकिन इस पॉइंट पे आकाश की नजर पड़ती है पुलिस के एविडेंस बॉक्स पे। यहां उसे दिखती है बाम्बी की ईयररिंग्स जो आकाश ने बाम्बी को उसके 20th बर्थडे पे गिफ्ट किया था। भवानी की टीम को ये ईयररिंग्स भी लियो के घर से ही मिले थे। इस बात पे आकाश और बाम्बी का झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाम्बी भी लियो के साथ सोई होगी और बदले में ये ईयररिंग्स उसे देने पड़े होंगे। ये जानकर पुलिस भी सतर्क हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि खुद बाम्बी भी गुनहगार हो सकती है, यानी कि वो भी तो ब्लैकमेल हो रही थी ना। भवानी बाम्बी से साफ साफ कह देता है कि वो उसकी किसी भी बात पे या फिर फोटोज पे यकीन नहीं करेगा जो कि वो यश के घर से लाई थी, क्योंकि वो अब खुद कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जाते जाते भवानी सिर्फ बाम्बी से इतना पूछता है कि वो पहले ईयररिंग्स के बारे में सच क्यों नहीं बताई, जिसपे वो कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि आकाश को कुछ भी पता चले। अब यहाँ से कहानी गंभीर मोड़ ले लेती है जब भवानी को एकदम से स्ट्राइक करता है कि इतने दिनों से जो वो गप्पी राम को बीट रूट के पौधों में हद से ज्यादा पानी डालते देख रहा था, वो गप्पी पानी नहीं डाल रहा था बल्कि एसिड, विनेगर या कॉफी ये सब मिला के डाल रहा था। जी हाँ, वही चीजें जो कि वो गप्पी के घर में भी देखा था। और इसका एक ही मतलब है कि पौधों के आसपास की जमीन में कुछ तो गड़ा हुआ है जिसे गप्पी गलाने की कोशिश कर रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लब में देखते हैं जहां भवानी उस गार्डन को डिग करवाता है और वाकई अंदर से निकलती है एक लाश जो कि इतने समय के बाद कंकाल में तब्दील हो गई थी। सभी को लगता है कि ये लाश फौश और गंगा के पति अजय की होगी जो कि कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं ऐसा नहीं है। बने रहो, वीडियो में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम गंगा को देखते हैं जिसे पुलिस ले जाती है। यहाँ हम बाम्बी को नोटिस करते हैं जो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपके से क्लब के सीसीटीवी रूम में दाखिल होती है। हम उसे कोई पुराना फुटेज देखते हुए देखते हैं जिसमें राजा साहब दीपक को मार पीट रहे थे और इस फुटेज में हम गप्पी राम को भी देखते हैं और पीछे से आ रहा था आकाश जो कि काफी हड़बड़ी में लग रहा था। कोइंसिडेंशियली ये उसी रात का फुटेज था जिस दिन बाम्बी के शादी की पहली सालगिरह थी और जिस दिन अंशुल उसका पति उस ट्रिप के लिए निकला था और उसी दिन इवेंचुअली उसका एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो मारा गया। फिलहाल बाम्बी इस फुटेज को डिलीट कर देती है और यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। उधर फोरेंसिक टीम से लाश को पता चलता है कि ये जो कोई भी था उसे किसी ने उसके सर पे जोर से वार करके मारा है। उन्हें लाश के वुंड से कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं जो किसी ब्लू ग्लास के लग रहे थे। डॉक्टर्स को यकीन था कि ये टुकड़े उस मर्डर वेपन के रहे होंगे। अब अगले सीन में हम भवानी को राजा जी के घर पे देखते हैं जिनसे वो पूछताछ करने आए थे, लेकिन राजा साहब के घर पहुंचकर उन्हें मालूम होता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरी तरह से डूबी हुई है, मतलब जितना हम सोचे थे उससे भी खराब। राजा जी भवानी को बताता है कि वो तो बस एक छोटे से किराए के घर में रहता है, उसके पास कोई पैसे रुपए नहीं, लेकिन वो क्लब में अपनी शान कम नहीं करना चाहता। हर दिन 4 बजे उसे वो रॉयल्टी मिलती है उस क्लब के अंदर, इसलिए किसी तरह उधार लेके वो एक दोगली जिंदगी जी रहा है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि राजा साहब को लियो उनकी सिर्फ माली हालत के लिए ही नहीं ब्लैकमेल कर रहा था। असल में राजा जी और जिम का वो दूसरा ट्रेनर थिंगसुक गे रिलेशनशिप में थे और ये राजा जी किसी भी हाल में दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। प्रेजेंट टाइम में भवानी राजा साहब को अरेस्ट करता है क्योंकि अब शक की सुई उन पे चढ़ चुकी है। सबको राजा जी के बारे में पता भी चल जाता है और सब लोग उन पे हंस भी रहे थे और सभी को यकीन है कि अजय का मर्डर राजा साहब ने ही किया है। क्यों? क्योंकि एक तो सबकी नजर में था कि उनका अफेयर गंगा के साथ चल रहा है जो कि अब तो गलत प्रूव हो गया, और दूसरा उनकी ही बीवी के मेमोरियल वाली जगह यानी उस किचन गार्डन में लाश मिली थी। तो ऐसे में राजा साहब के पास कोई चारा नहीं था और वो भवानी के साथ जाने को राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भवानी की नजर एक चीज पे पड़ती है। कमरे के कोने में एक शो पीस रखा हुआ था, वही जो कुकी बनाया करती थी और लोगों को देती थी। ये एक मदर टेरेसा की मूर्ति थी जिसपे छोटे छोटे ब्लू ग्लास के टुकड़े लगे हुए थे
ठीक वैसे ही जैसे उस लाश के अंदर मिले थे। अब ये देखने के बाद भवानी सीधा कुकी के पास पहुंचता है और उनसे इस मूर्ति के बारे में पूछता है। कुकी बताती है कि उन्होंने ऐसी 2 मूर्तियां बनाई थी, जिनमें से एक उसने राजा साहब को दी थी और दूसरी डोगरास को। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने आता है एक और ट्विस्ट। वो पाते हैं कि अजय तो असल में जिंदा है और पुलिस उसे उसके हाइडिंग जगह से ढूंढ निकाली है। मतलब जिसे हम मरा मान रहे थे वो जिंदा निकला और वो इतने सालों से बस छुप कर रह रहा था। मगर सवाल ये है कि अगर अजय जिंदा है तो वो लाश किसकी है। पैरेलली हम आकाश और बॉम्बी को एक बार फिर साथ देखते हैं। आकाश उसे बताता है कि वो वापस कोलकाता जा रहा है और उससे आखिरी बार मिलने आया है। बॉम्बी बहुत दुखी हो जाती है मगर उससे कुछ कहती नहीं। इस पॉइंट पे आकाश का फोन बजने लगता है और उसे एक बार फिर राकेश ने फोन किया था। राकेश आकाश को बताता है कि उसके हाथ कुछ इंपॉर्टेंट लगा है। क्या हाथ लगा है? वेल, वो लाल टैबलेट जो लियो का था, जो अब तक मिसिंग था। आकाश ने क्लियरली उसमें लियो की मौत से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट देखा था। आकाश राकेश को किसी से भी कुछ ना कहने को कहता है और फौरन उससे मिलने निकल जाता है। इधर पुलिस बॉम्बी को फोन करती है और उससे आकाश के बारे में पूछती है। अब तक बॉम्बी को भी कुछ डाउट हो चुका था, इसलिए वो झूठ कह देती है कि उसने आकाश को नहीं देखा। तब भवानी उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से उन्हें ये मालूम हुआ है कि वो लाश जो उन्हें मिली थी वो असल में उसके पति अंशुल की है। जी हाँ दोस्तों, अब एक तरफ हम आकाश को ऑर्फनेज भागते हुए देखते हैं, जहां दूसरी तरफ हम बात्रा हाउस में यश को देखते हैं। यश ने खुद को मारने की कोशिश करी है और जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ा था जिसमें उसने बॉम्बी के लिए अपनी फीलिंग्स कबूल किए थे। मिसेस बात्रा अपने बेटे को किसी तरह बचाती है और हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहीं ऑर्फनेज में राकेश से मिलने पहुंचती है शहनाज। यहाँ से सीन कट होता है और हम अगली सुबह में पहुंचते हैं जहां एसीपी भवानी सभी क्लब मेंबर्स को बुलाए थे। अब यहाँ एसीपी भवानी एक एक करके सभी का सच रिवील करते हैं। सबसे पहले पता चलता है फेमस एक्ट्रेस शहनाज नूरानी का सच। तो शहनाज जब सिर्फ 16 साल की थी तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। उनकी मां ने जबरदस्ती इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज दिया और शहनाज को बाद में पता चला कि और कोई नहीं बल्कि शेफर्ड्स में रहने वाला राकेश था। जी हाँ, राकेश शहनाज का बेटा है। लियो यही चाहता था कि शहनाज राकेश को सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर ले और शहनाज इस बात पे अफसोस जताती है कि वो इतने समय तक अपने ही बेटे से दूर रही, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी एक इमेज बन गई थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी और अब शहनाज की 2 बेटियां भी थी। वो कहती है कि वो उसी की खातिर ऑर्फनेज में 20 साल से डोनेशंस देती रही थी ताकि राकेश अच्छे से जी सके और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। यहाँ शहनाज सभी के सामने राकेश को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन राज का सिलसिला अभी भी जारी था क्योंकि लियो को शहनाज नहीं मारी थी। आगे ऐसे भी बताते हैं कि यश बचपन से ही बॉम्बी को पसंद करता था, इसी कारण वो उसे स्टॉक करता और उसकी तस्वीरें निकाला करता था। उसके घर से ड्रग्स भी मिले थे विच कैन प्रूव कि उसी ने लियो को मारा हो। ऊपर से पिछली रात यश खुद को मारने का कोशिश भी किया और एक चिट्ठी में बॉम्बी के लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ दिया। तो क्या किलर वो है? ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किलर आकाश है। ऐसे भी बताते हैं कि 2020 में जिस दिन अंशुमन लापता हुआ, मतलब बेसिकली जिस दिन वो मारा गया था, उस दिन सीसीटीवी फुटेज में वो क्लियरली बैकग्राउंड में 12 बजे के करीब आकाश की देख पाए। अब उसके बाद का फुटेज डिलीट कर दिया गया है, लेकिन उन्हें यकीन है कि वो आकाश ही था जो अंशुमन से बदला लेने के इरादे से आया और उसे मार डाला। यही नहीं, वो मदर टेरेसा की स्टैचू भी कुकी ने उसकी फैमिली को ही गिफ्ट किया था, यानी डोगरास को, आकाश डोगरा, लेकिन अब वो उनके घर पर से गायब है, विच मीन्स कि मर्डर वेपन भी उसी का था। इस पर आकाश आर्ग्यू करता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया। हाँ, वो उस रात वापस लौटा था, लेकिन बॉम्बी से मिलने आया था और डोर नहीं खुला तो वो वापस चला गया। मगर अब इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। मौजूदा सबूत उसके खिलाफ थे और इसे भी कहते हैं कि लियो का खून भी अंशुमन की भांति उसी ने किया होगा। ये कहकर पुलिस आकाश को गिरफ्तार करने लगती है, मगर शायद एसीपी अब भी किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वो इंस्पेक्टर पदम को इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी एक और राज बाकी है जो कि खुलेगा अपने आप। और इसी पॉइंट पे आगे आती है बॉम्बी। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बी कहती है कि आकाश निर्दोष है क्योंकि जिसने मर्डर्स किए हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। यहाँ बॉम्बी रिवील करती है कि आरडीसी यानी रॉयल दिल्ली क्लब उसके लिए सब कुछ था। इस क्लब के बाहर के लोग इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग है। वो बचपन से इस अमीरी और दौलत शोहरत का हिस्सा रही है और इससे दूर नहीं होना चाहती थी। वो प्यार तो आकाश से करती थी, मगर उसे मालूम था कि आकाश कभी भी इस प्रिविलेज सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। वो मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए उसने अंशुल से शादी की। ऐसे में वो दोनों एक परफेक्ट कपल बनने की एक्टिंग करते रहेंगे। दोनों अमीर हैं, एकदम अच्छे दिखेंगे और बॉम्बी को अपना ये क्लब भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन बॉम्बी को पता चलता है कि अंशुल उनकी झूठ मूठ की शादी से तंग आ चुका है। उसका अफेयर चल रहा था, वो भी गंगा के साथ। जी हाँ, जो उनके घर में मेड थी। ये वही रात थी जिस दिन अंशुल और बॉम्बी की फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी था। बॉम्बी अंशुल को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि वो एक मेड के साथ मिलकर उसे धोखा कैसे दे सकता है। इस पे अंशुल कहता है कि वो गंगा से प्यार करता है
उसे मालूम है कि बाम्बी को बस क्लब में बने रहना है, लेकिन वो ऐसी झूठी जिंदगी नहीं जी सकता और वो गंगा से शादी करना चाहता है। उसने तो डिवोर्स पेपर भी बनवा लिए हैं। बाम्बी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और वो ये तक कह देती है कि तुम रखो अपना अफेयर, तुम जिसके साथ सोना है सो, चाहे वो गंगा ही हो, बस लोगों के सामने हम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ दिखने चाहिए। बाम्बी ये भी कहती है कि गंगा को कभी इस क्लब में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इससे उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। मगर अंशुल उसकी एक नहीं सुनता। वो बाम्बी को याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक क्लब है, पूरी लाइफ नहीं, और ये क्लब भी तो सिर्फ एक दिखावा है अमीर लोगों का, उसे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। वो कहता है कि इस ट्रिप से वापस आने के बाद वो उससे अलग हो जाएगा और फिर बाम्बी अपने रास्ते और अंशुल अपने रास्ते। बाम्बी को यह कतई मंजूर नहीं था और वो गुस्से में पास ही पर स्टैचू से उसका सर फोड़ देती है और इसी वॉर से अंशुल की मौत हो जाती है। और साथ ही यहाँ हमें मालूम होता है कि ये मदर टेरेसा वाला स्टैचू डोगराज में जो दादी थी ना, वो गिफ्ट करी थी बाम्बी को उसके एनिवर्सरी पे या फिर शादी पे करी थी। मतलब गिफ्ट बेसिकली डोगरा से बाम्बी को कर दिया गया था। फिर क्या था, बाम्बी को अब लाश को ठिकाने लगाना था और गप्पी हमेशा से बाम्बी के साइड रहा। बाम्बी ने उससे झूठ कह दिया कि अंशुल ने गंगा के साथ जबरदस्ती की थी और इसलिए उसने उसे मार डाला। ये सुन गप्पी राम ने बाम्बी की मदद की लाश को ठिकाने लगाने में, फिर एसिड, कॉफी, विनेगर, ना जाने क्या क्या डालकर एविडेंस छुपाने में और उसको खत्म करने में। लेकिन सालों बाद एक दिन नशे की हालत में गप्पी इस राज के बारे में लियो को बता दिया एंड देन लियो बाम्बी को ब्लैकमेल करने लगा। तब बाम्बी ने उसे भी मार डाला, उस कैट को भी खत्म कर दी क्योंकि उसने भी वो ड्रग्स वाला प्रोटीन शेक पी लिया था। इनफैक्ट यश को भी पानी में डुबाने का काम बाम्बी का ही था ताकि सबको लगे कि यश खुद को ही मार रहा था नशे की हालत में। ना इस सब के बाद भी जब पुलिस को ड्रग्स की यूज का पता चला तब बाम्बी ने पिंको ड्रग्स यश के घर पे प्लांट कर दिया, यहाँ तक कि गप्पी को भी नहीं छोड़ा। तो अब समझ रहे हो यश को भी कैसे इन चीजों में फंसाया गया। सब बाम्बी का प्लानिंग था और वो गप्पी तक को मार डाली। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आकाश को नहीं बचा पाई और इन द एंड उसे सच कबूल करना पड़ा बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए वो आकाश से प्यार करती थी, उसे जेल में सड़ने कैसे देती। अब एंड सीन में हम बाम्बी और आकाश को साथ देखते हैं जहां बाम्बी को यकीन था कि भले ही वो जेल में पड़ी रहे लेकिन आकाश हमेशा की तरह उसे सपोर्ट करेगा, उसका केस वही लड़ेगा। यहाँ हम बाम्बी का एक्सप्रेशन भी देख पाते हैं जो किसी साइको की तरह लग रहा था और लग रहा था कि हाँ ये कत्ल कर सकती है। तो बाम्बी की गिरफ्तारी के बाद आकाश को छोड़ दिया जाता है और एसीपी उसे घर तक छोड़ने जाते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि वो बाम्बी का केस ना लड़े और वापस कोलकाता चले जाए अपनी गर्लफ्रेंड कुहू के पास। अब इस पे आकाश कोई जवाब नहीं देता। तब भवानी आकाश से पूछते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड सचमुच एग्जिस्ट तो करती है ना, कि कहीं वो भी कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। इस पे आकाश कोई जवाब नहीं देता, बस हल्का सा स्माइल देके वहां से चुपचाप चला जाता है।